हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, यानी कि एसएफडी एंड पीएमडी। इसके जितने भी एसएससी जेई के प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जो है, इसमें रटने जैसी कोई चीज़ नहीं है। यानी कि आपको समझना पड़ेगा कि शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनता है। इसके लिए मैंने पहले वीडियो बनाए थे 3। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट से रिलेटेड थ्योरी जो है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। 3 वीडियो, यदि आपने ये वीडियो आप नहीं देखे हैं तो मैं चाहता हूँ कि यदि आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नहीं बनाना आता है तो इन वीडियो को पहले आप ज़रूर देख लें, ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना हो। यदि आप डायरेक्ट क्वेश्चन करोगे तो इसमें ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करने वाला हूँ, इसलिए आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले आप इन तीनों वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम विद अ लोड एट द मिड स्पान इज। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है, कैंटिलीवर क्या होता है। ये सारी जो है बातें मैंने उन वीडियो में डिटेल में डिस्कस की हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होती है। एक तरफ तो आपका रोलर सपोर्ट होता है और दूसरी तरफ हिंज सपोर्ट होता है, उसे हम बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। अब यहाँ पे जो लोड लगा हुआ है वो यहाँ पे कहाँ पे लगा हुआ है, मिड स्पान में। यानी कि यदि इसकी लेंथ एल है तो जो सेंटर में यहाँ पे लोड लगा हुआ है पी। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा। यदि मैं शियर फोर्स डायग्राम की बात करूँ तो शियर फोर्स डायग्राम इसका कैसा बनेगा। शियर फोर्स डायग्राम आपका ऐसा बन जाएगा, यानी इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, और ये जो सेंटर पे मैक्सिमम शियर फोर्स कितना होगा, P/2। ये तो आपका हो गया शियर फोर्स डायग्राम। यदि मैं बात करूँ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा आपका ट्राइंगल। कैसा बनेगा, ट्राइंगल, और जो मैक्सिमम है वो सेंटर पे होगा। और कितना होगा, ये आपका PL/4 हो जाएगा। कितना, PL/4। कई बार यहाँ पे नोटेशन में आपको W मिलेगा, लोड को W से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं WL/4। तो मैक्सिमम कितना होता है, WL/4, वो भी सेंटर पे। और ये जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो होता है वो बनता कैसा है, ट्राइंगल बनता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जब भी पॉइंट लोड हो तो शियर फोर्स डायग्राम जो होगा वो कैसा बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। कैसा बनेगा, रेक्टेंगल। और जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो होता है वो कैसा बनता है, लीनियर बनता है, यानी कि ट्राइंगल बनेगा, या फिर ऐसा आपका ऐसे बन जाएगा। और यदि यूडीएल लगा हुआ है, यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है, तो शियर फोर्स डायग्राम जो होता है वो वहाँ पे लीनियर बन जाएगा और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पैराबोलिक बन जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए चीज़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर होता क्या है। तो यदि मैं बात करूं, जैसे आपकी कोई एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, लेकिन वो ओवर हैंगिंग है। ओवर हैंगिंग का यानी कि जो आपके सपोर्ट है उससे बीम का जो है, बीम बाहर निकली हुई है, उसे हम बोलते हैं ओवर हैंगिंग बीम। यदि इसके ऊपर कोई लोड लगा हुआ है, मान लो मैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मान लेता हूँ, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यानी कि यूडीएल लगा हुआ है, तो यदि इसका हम जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे वो कैसा बनेगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसा बनेगा, इसका ऐसे और ऐसा बन जाएगा। यानी कि जो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन रहा है वो यहाँ से नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव होगा, इधर वापस नेगेटिव होगा और इधर पॉजिटिव हो जाएगा। जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपना साइन चेंज करता है, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, या फिर हम कह सकते हैं वो अपना नेचर चेंज करता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट चेंजेज इट्स बिहेवियर। यानी कि बेंडिंग मोमेंट अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से, क्योंकि ऊपर जो होता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं और नीचे नेगेटिव होता है, यानी कि वो अपना साइन चेंज कर रहा है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। और ये सिर्फ ओवर हैंगिंग बीम में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग लोड एट द सेंटर द बेंडिंग मोमेंट विल बी मिनिमम एट द सपोर्ट। अभी हमने डिस्कस किया था कि आपकी जो सिंपली सपोर्टेड बीम होती है उसमें एक तरफ रोलर सपोर्ट होता है, दूसरी तरफ हिंज सपोर्ट होता है।
तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि सेंटर में यदि लोड होता है तो अभी हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया था, कैसा बनता है, ट्राइंगल, और ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो, और सेंटर पे मैक्सिमम हो जाएगा और सपोर्ट पे जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जो बेंडिंग मोमेंट है वो मैक्सिमम या फिर मिनिमम कहाँ होगा, मिनिमम एट दी सपोर्ट, तो मिनिमम सपोर्ट पे होगा और मैक्सिमम कहाँ पे होगा, सेंटर पे होगा, मिनिमम एट दी सेंटर, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मिनिमम एट दी सपोर्ट या फिर मैक्सिमम एट दी सेंटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द शियर फोर्स एट certain section of a beam is stated to be zero, the bending moment at that section will be। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में रिलेशन क्या होता है। यदि हम बेंडिंग मोमेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे dm/dx तो वो शियर फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द शियर फोर्स एट ए सर्टेन सेक्शन ऑफ बीम इज स्टेट टू बी जीरो, यानी कि यदि आपका शियर फोर्स जीरो है तो इसका मतलब बेंडिंग मोमेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो रहा है, dm/dx की वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो आ रही है। और किसी भी चीज़ का डिफरेंशिएशन जीरो होता है यानी कि वो वहाँ पे मैक्सिमम है, यानी कि बेंडिंग मोमेंट का डिफरेंशिएशन यदि जीरो आ रहा है तो बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, उस पॉइंट पे मैक्सिमम हो जाएगा। तो शियर फोर्स यदि जीरो हो रहा है तो वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और जो आपका शियर फोर्स है उसका डिफरेंशिएशन लोड को रिप्रेजेंट करता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैंटिलीवर बीम लोडेड एट सोन इन द पिकर। तो आपकी कैंटिलीवर बीम क्या होती है, एक तरफ से फिक्स सपोर्ट होता है, दूसरी तरफ से फ्री होती है, और यदि यहाँ पे हम लोड लगाते हैं P तो इसमें आपको पूछा गया है कि स्ट्रेन एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी। तो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला होता है U बराबर 0 से L, यानी कि यदि इसकी लंबाई जो है L है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा mx का स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन 2EI। ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ कैंटिलीवर के लिए है, किसके लिए, कैंटिलीवर के लिए। यहाँ पे mx क्या है, बेंडिंग मोमेंट एट x कहाँ पे है, यदि मैं यहाँ पे एक सेक्शन लेता हूँ xx तो इसकी जो डिस्टेंस है, यहाँ पे लोड जो है P लगा हुआ है, यानी कि इस P से x डिस्टेंस पे मैंने कोई सेक्शन लिया है, तो इस सेक्शन में बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि P जो है इनटू x हो जाएगा, यानी कि mx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P इंटू एक्स। और P इंटू एक्स यदि मैं mx की जगह रखता हूँ तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, U बराबर mx की जगह मैं रख देता हूँ P इंटू एक्स, तो इसका स्क्वायर है तो P स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो रहा है क्योंकि dx है, यानी कि x का इंटीग्रेशन होगा तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3। तो यहाँ पे एक्स क्यूब की जगह फिर मैं वैल्यू पुट करूँगा तो एल आ जाएगा, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इतना आप इजीली कर सकते हैं। तो P_L³ अपॉन नीचे 3 और 2 पहले से यानी कि 6EI हो जाएगा, यानी कि P² L³ अपॉन 6EI। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। बस आपको जो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। A simply supported beam carries a uniformly distributed load of W kilogram force per unit length over the whole span L. The shear force at the center is। तो यहाँ पे आपको shear force पूछा गया है। देखिए पहले हम बात करते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम की। तो सिंपली सपोर्टेड बीम अभी हमने डिस्कस किया था कि एक तरफ रोलर सपोर्ट होता है, दूसरी तरफ हिंज सपोर्ट होता है, और यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यानी कि UDL लगाया गया है। तो ये UDL की वैल्यू कितनी है, W किलोग्राम फोर्स पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि शियर फोर्स कितना होगा। तो जब भी आपको शियर फोर्स निकालना हो तो ये W पर यूनिट लेंथ है, तो टोटल लोड जो है बीम के ऊपर कितना है, यदि इसकी लेंथ L है तो टोटल लोड हो जाएगा W इंटू L। तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो दोनों जो सपोर्ट है यहाँ पे आधा आधा डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, वैसे आप निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे WL/2 और यहाँ पे भी WL/2 हो जाएगा। और यदि मैं शियर फोर्स निकालना चाहूँ, जब भी आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालना हो तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे एक सेक्शन लेते हैं XX। ये आपका XX सेक्शन हो जाएगा, किसी भी सपोर्ट से हम ले सकते हैं, इसकी डिस्टेंस जो है वो x है किसी भी सपोर्ट से। तो शियर फोर्स क्या हो जाएगा, देखिए ये जो आपका सपोर्ट है इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो क्लॉकवाइज हम पॉजिटिव लेंगे तो शियर फोर्स एट x इज इक्वल टू ये जो रिएक्शन है W इंटू L/2, ये इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो मैं इसको पॉजिटिव लूँगा, लेकिन इस XX सेक्शन में
कुछ लोड जो है W पर यूनिट लेंथ आ रहा है, तो W इंटू कितना हो जाएगा, x डिस्टेंस में x हो जाएगा। यानी कि ये जो है आपका नीचे इसको वापस एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो W इंटू एक्स हो जाएगा। यदि मैं सपोर्ट पे बात करूं, यानी कि इस सपोर्ट को मैं A नाम दूं और इस सपोर्ट को मैं B नाम दूं, तो सपोर्ट A पे x की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो S शियर फोर्स एट A कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो WL/2। यदि आपको सपोर्ट पे पूछता तो आपका आंसर क्या आ जाता है, WL/2। और यहाँ पे आपको पूछा गया है एट दी सेंटर, सेंटर पे लेंथ कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L/2। तो यदि मैं इस इक्वेशन में x की जगह L/2 पुट करता हूँ तो शियर फोर्स एट दी सेंटर इज इक्वल्स टू WL/2 माइनस W इंटू एक्स की वैल्यू है L/2, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो C करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो शियर फोर्स डायग्राम जो है वो बनेगा कैसा, यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो शियर फोर्स जो है आपका लीनियर बनेगा। यानी कि यदि इसके ऊपर यूडीएल लगा हुआ है और ये आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो इसका जो शियर फोर्स डायग्राम होगा वो कैसे बनेगा, लीनियर बनेगा। यानी कि सेंटर पे तो है आपका 0 और सपोर्ट पे कितना है, अभी हमने निकाला था WL/2। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनाते हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो लिंक यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। इन केस ऑफ कैंटिलीवर इररेस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ लोडिंग द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड मैक्सिमम शियर फोर्स अकर एट दी। तो कैंटिलीवर की बात हो रही है। कैंटिलीवर बीम क्या होती है, जहाँ पे एक तरफ से तो फिक्स सपोर्ट होता है, दूसरी तरफ से फ्री होती है, उसे हम बोलते हैं कैंटिलीवर। तो कैंटिलीवर बीम में यदि आपका लोड जो है इस कॉर्नर पे लगा हुआ हो या फिर सेंटर में लगा हुआ हो, यानी कि किसी भी डिस्टेंस पे लगा हुआ हो, तो बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स जो मैक्सिमम आता है वो इसी सपोर्ट पे आता है। जैसे मान लो मैं पॉइंट लोड P जो है कॉर्नर पे लगा हुआ है, तो बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स जो है ऐसा बन जाएगा और बेंडिंग मोमेंट ट्राइंगल बन जाएगा, ये ट्राइंगल बन जाएगा। यानी कि मैक्सिमम कहाँ पे आ रहा है, फिक्स सपोर्ट पे। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, फिक्स्ड एंड। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द बेंडिंग मोमेंट ऑन ए सेक्शन इज मैक्सिमम वेयर शियर फोर्स इज। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि जो बेंडिंग मोमेंट है वो मैक्सिमम है, वहाँ पे शियर फोर्स क्या होता है। अभी हमने डिस्कस किया था जो बेंडिंग मोमेंट का डिफरेंशिएशन होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, शियर फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यदि हमारा बेंडिंग मोमेंट जो है वो मैक्सिमम है, अभी हमने डिस्कस किया था कि यदि आपका शियर फोर्स 0 है तो बेंडिंग मोमेंट जो है वो आपका मैक्सिमम आएगा, और यही आपको रिवर्स में दे दिया है। यदि बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है इसका मतलब शियर फोर्स वहाँ पे क्या है, 0 है, तो यहाँ पे ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फिगर 1, 2, 3, 4 आर बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम फॉर सम पर्टिकुलर शियर फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन विच फिगर इज करेक्ट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कोरेस्पॉन्डिंग टू द शियर फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो। यहाँ पे आपको शियर फोर्स डायग्राम दिया गया है, तो शियर फोर्स डायग्राम जो है वो ऐसा आपको दिया गया है। तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कौन सा होगा, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा शियर फोर्स डायग्राम बन रहा है वो कैसा बन रहा है। शियर फोर्स डायग्राम आपका रेक्टेंगल बन रहा है। यदि रेक्टेंगल शियर फोर्स डायग्राम बनता है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो होगा वो लीनियर बनेगा। लीनियर यानी कि ट्राइंगल फॉर्म में बनेगा, यानी कि 1 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इन ऑप्शन में आप देखोगे तो फर्स्ट जो है वो लीनियर है और सेकंड जो है पैराबोलिक है, तो ये गलत हो जाएगा। थर्ड जो है वो भी लीनियर है तो थर्ड हो सकता है, लेकिन फोर्थ जो है वो वापस पैराबोलिक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि 2 ऑप्शन आपके डायरेक्ट गलत हो गए। यदि आपको पता है कि यदि आपका शियर फोर्स डायग्राम जो रेक्टेंगल होता है तो आपका बेंडिंग मोमेंट लीनियर होता है, और यदि आपका बेंडिंग शियर फोर्स डायग्राम लीनियर होता तो बेंडिंग मोमेंट पैराबोलिक बनता। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट और थर्ड में से कौन सा होगा वो आपको देखना है। अब यहाँ पे आप शियर फोर्स डायग्राम में देख रहे हो, ये जो आपका सेंटर है यहाँ पे शियर फोर्स डायग्राम जो है वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। और जहाँ पे शियर फोर्स डायग्राम 0 होता है वहाँ बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, मैक्सिमम होता है, क्योंकि अभी हमने देखा था dm/dx बराबर क्या होता है, शियर फोर्स, और यदि शियर फोर्स 0 है तो बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको फर्स्ट और थर्ड में देखना है कि बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे सेंटर में 0 बता रहा है, लेकिन थर्ड देखोगे तो यहाँ पे मैक्सिमम बता रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है
वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीम इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड फ्री टू द अदर एंड, यानी कि ये बात कर रहा है फिक्स्ड एट वन एंड फिक्स्ड और सेकंड जो है फ्री, यानी कि कैंटिलीवर की बात कर रहा है। लोड एक्ट एट दी सेंटर, तो लोड जहाँ पे यहाँ पे सेंटर पे दे रखा है, यानी कि L/2 डिस्टेंस पे दे रखा है। द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल अकर एट, अभी हमने डिस्कस किया था कि जो कैंटिलीवर बीम होती हैं वहाँ पे लोड चाहे कैसा भी हो या फिर कहीं पे भी लगा हुआ हो, जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स होता है वो फिक्स्ड एंड पर होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बेंडिंग मोमेंट एट दी सपोर्ट इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम इज, देखिए अभी हमने डिस्कस किया था, ये आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम होती है, एक तरफ रोलर सपोर्ट दूसरी तरफ हिंज सपोर्ट होता है। तो बेंडिंग मोमेंट की यदि बात करें, मैं मान लो यहाँ पे पी लोड लगाया हुआ है, तो पी लोड लगाया हुआ है यहाँ पे, तो शियर फोर्स कैसा हो जाएगा, शियर फोर्स ऐसा हो जाएगा, और बेंडिंग मोमेंट इसका कैसा आता है, ट्राइंगल फॉर्म में आता है। इसका मतलब ये जो आपका सपोर्ट है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कितना आता है, जीरो आता है। यदि आप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि यूडीएल लोगे तो भी सेंटर जो है वहाँ पे मैक्सिमम आएगा या फिर वहाँ पे साइन चेंज होगा, लेकिन सपोर्ट पे जीरो ही आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जो आपका सपोर्ट है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जीरो है, इसका मतलब वहाँ पे जो बीम है वहाँ पे मूवमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ 1 मीटर लेंथ इज सब्जेक्टेड टू ए डिस्ट्रीब्यूटेड लोड 0.4 न्यूटन पर मीटर, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अकरिंग एट दी, यानी कि आपको एक सिंपली सपोर्टेड बीम दी गई है, उसके ऊपर यूडीएल लगाया हुआ है, ठीक है। तो यूडीएल यदि लगाया हुआ है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होगा, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है, इसलिए आपको डायरेक्ट याद रखना है कि यदि पॉइंट लोड लगाया हुआ है तो कितना होता है। अभी हमने देखा था WL/4 होता है, लेकिन यूडीएल लगा हुआ है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है वो सेंटर पे कितना होगा, WL²/8 होता है। आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट याद रखना है। तो लोड की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.4 इंटू एल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/8। यदि इसको 0.4 को 8 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.05 न्यूटन इंटू मीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन केस ऑफ सर्कुलर सेक्शन द सेक्शन मॉड्यूलस इज गिवन एज, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन मॉड्यूलस होता क्या है। जो सेक्शन मॉड्यूलस होता है उसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि मैं इक्वेशन की बात करूँ, यानी कि बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन क्या होती है, तो बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन होती है सिग्मा अपॉन वाई बराबर M/I इज इक्वल टू E/R। ये इक्वेशन मैंने आपको कई बार बताई है। तो यदि मैं बात करूं इस सेक्शन की, यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M/I/Y। ये जो y है यदि यहाँ पे नीचे चला जाता है तो इस पोर्शन को यानी कि I/Y को हम बोलते हैं सेक्शन मॉड्यूलस। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, सर्कुलर सेक्शन की। तो यदि सर्कुलर सेक्शन की बात हो रही है तो I/Y की वैल्यू क्या हो जाएगी, I हमारा क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर सेक्शन के लिए कितना होता है, वो होता है आपका π/64 इंटू D⁴। ये आप सभी को पता है। Y यानी कि डिस्टेंस जो है सेंटर पे कितना होगा, सेंटर पे होगा आपके D/2। तो यदि हम D/2 से डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक D से D कैंसिल हो जाएगा, तो πD³/32, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। बस आपको पता होना चाहिए I/Y जो होता है उसको हम बोलते हैं सेक्शन मॉड्यूलस। द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर अकर ओनली इन कंटिन्यूस बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, ओवरहैंगिंग बीम या फिर कैंटिलीवर बीम। तो अभी हमने डिस्कस किया था जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर होता है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है, और बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज किस में करेगा, यदि हमारी बीम ओवरहैंगिंग होगी तो वहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर हो सकता है। मैंने आपको ये भी बताया था, जैसे मान लो ये आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है और ये ओवरहैंगिंग है, यानी कि जो बीम है वो सपोर्ट से बाहर निकलती है उसको हम बोलते हैं ओवरहैंगिंग बीम। तो हमारा जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो साइन चेंज करेगा, तो वहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्ट्रेस इन अ बॉडी ड्यू टू सडन अप्लाइड लोड कंपेयर टू व्हेन इट इज अप्लाइड ग्रेजुअली इज। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में कर चुके हैं,
तो यदि हम बात करें ग्रेजुअली लोड की, और एक दूसरा होता है सडन लोड, यानी कि जिसे हम इम्पैक्ट लोड भी बोलते हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो 2 टाइम्स होता है ग्रेजुअली के, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी होता है, उसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है? शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, यानी कि टो अपॉन 5 को हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। यानी हमारा ऑप्शन क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस विच कूजेज यूनिट स्ट्रेन इज कॉल्ड। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमको पता है हुक्स लॉ क्या कहते हैं? स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और यदि हम प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए शियर जो फोर्स होता है उसको स्पेशली डिफाइन किया जाता है, और यदि हम सिंपली स्ट्रेस की बात करते हैं तो हम नॉर्मल स्ट्रेस लेते हैं। तो यदि हम प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो क्या आता है? यहाँ पे एक यंग मॉड्यूलस ई आता है, जिसे हम कांस्टेंट का नाम देते हैं यंग मॉड्यूलस ई। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है? इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस विच कूजेज यूनिट स्ट्रेन, यानी कि स्ट्रेन की वैल्यू कितनी है? यूनिट है, यानी कि जो स्ट्रेस हो रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है? यंग मॉड्यूलस के। तो यानी कि यहाँ पे आपको यही पूछा गया है, द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस विच कूजेज यूनिट स्ट्रेन। तो ये जो स्ट्रेस है किसके इक्वल है? आपका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। इफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम वेयर द शियर फोर्स इज जीरो द बेंडिंग मोमेंट विल बी। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि यदि हमारा शियर फोर्स जीरो है तो बेंडिंग मोमेंट का होगा? मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट, यानी कि डी एम, सॉरी अभी हमने डिस्कस किया था डी एम बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? शियर फोर्स होता है। तो यहाँ पे हमारा जो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, शियर फोर्स एट दैट सेक्शन। तो फ्रेंड्स ये था वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।